तो अब जो कंपोजिशन वाला टॉपिक पड़ा है उस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमें ये इंटीग्रल दिया है जिसमें डेल जी एक्स को मल्टीप्लाई करा गया है इस टर्म के साथ, और ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू xi ऑफ 0 इंटू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी ऑफ एक्स एन जी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो यहाँ पर ये नोटिस करना है कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था वो लग सकता है यदि ये टेस्ट फंक्शन हो तो वो मान लिया ये टेस्ट फंक्शन है क्योंकि उसने शो करने को बोला है। फिर उसके बाद उसने और क्या गिवन है, जी आर टू आर है, और जी जो है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। तो ये एक तरीके से अपनी तीसरी कंडीशन हो गई। एन जी इज फाइनाइट, मतलब ये पहली कंडीशन हो गई, नंबर ऑफ रूट्स फाइनाइट है। एंड जी डैश एक्स इज नॉन जीरो नियर द रूट्स। इसका क्या मतलब है कि जो रूट्स आएंगे वो सिंपल आएंगे, मतलब नॉन रिपीटेड आएंगे, क्योंकि उसने बोला है कि ऐसे केसेस नहीं हो सकते जिनमें जस्ट टच करके निकल रहा है ग्राफ। तो 1 2 और 3 जो तीन कंडीशन है दे आर मेट, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाने के पहले तुम क्या करो, ये पूरी टर्म को पाई एक्स मान लो। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा समेशन आई। आई मतलब जो नंबर ऑफ रूट्स है वो उनका काउंट है, एक तरीके से कि 5 रूट है तो आई को 1 से 5 ले गए। या फिर ऐसा मान लो कि यदि 5 रूट्स हैं तो समेशन को खोलने के बाद 5 टर्म्स आएगी, तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ आई यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म के हिसाब से फॉर्मूला क्या था, पाई ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय मॉड जो कंपोजिशन फंक्शन डेल्टा फंक्शन के अंदर है वो, उसका डेरिवेटिव रूट पर इवेल्युएट करना। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू पाई एक्स इज दिस, तो मॉड जी डैश एक्स आई से मॉड जी डैश एक्स कट जाएगा। कैसे? तुम इस पूरी टर्म में एक्स की जगह एक्स आई रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स आई आ जाएगा और यहाँ पर भी एक्स आई आ जाएगा। फिर उसके बाद में इससे कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, समेशन आई साई ऑफ जी ऑफ एक्स आई, और जी ऑफ एक्स आई तो जीरो होता है क्योंकि एक्स आई रूट है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन आई जाई ऑफ जीरो, और जाई ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट है, बाहर चले जाएगा तो ये बचेगा समेशन आई वन। अब समेशन आई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन जी हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी, क्योंकि बता रखा है कि आई एक तरीके से नंबर ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी प्रूव्ड इट। अच्छा, मान लिया कि तुमने जो क्वेश्चन 1 करा है अभी उसको तुम्हें बेसिक से करना है, विदाउट फॉर्मूला करना है। ये तो हमने यूजिंग फॉर्मूला करा, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऊपर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बस। मान लिया जो जी एक्स है वो अंडर द अजम्पशन कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, उसने बोला है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो हमें ये इंटीग्रल चाहिए। इसको तुम क्या करो, ऐसे इंटरवल्स में ब्रेक कर दो जो पुरानी स्ट्रेटेजी होती है हमारी, और जो यू आई इंटरवल है वो एक छोटा सा इंटरवल है अराउंड द रूट एक्स। तो ये जो इंटरवल आया है यू आई, इसमें जो तुम्हारा जी एक्स है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनस हो जाएगा ड्यू टू द अजम्पशंस। फिर उसके बाद में तुम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस होल इंटीग्रल, तुम्हें पता है कि जब तुम इंटीग्रल के बाहर रहोगे इन रीजन्स में तो जो डेल का आउटपुट है वो जीरो आएगा क्योंकि जी एक्स नॉन जीरो है। तो उन रीजन्स को सीधे हटा दो और केवल जो यू आई वाले रीजन्स हैं उनमें कैलकुलेट कर दो। फिर उसके बाद में जब तुम ऐसे इंटरवल्स लोगे तो जो यू आई है उसमें जी इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो सब्सटीट्यूशन वैलिड हो जाएगा। तो तुम क्या करो, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में जी एक्स को यू मान लो, तो जो अंदर वाला इंटीग्रल था समेशन के ये वाला वो ऐसा हो जाएगा। और इसमें एक टर्म आएगी मॉड जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, मतलब एक तरीके से जी डैश का जो साइन है वो भी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर मुझे एक्स को जी इनवर्स यू लिखना चाहिए था, बट क्योंकि ये साइन ही है तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब जिस केस में तुम्हारा जो इंटरवल यू आई होगा उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, उस केस में क्या होगा कि जो लिमिट्स है वो मिन से मैक्स जाएगी। ये देख लो, ऐसे कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो मिन से मैक्स जाएगी तो उसको मैं रेंज वाले नोटेशन में भी लिख सकता हूँ कि ये जो रेंज आई है यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू इंटीग्रेट कर रहे हैं। और आगे प्लस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि
इस इंटरवल में जी डैश पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगेगा। और यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस की बात करें तो इस टर्म की वजह से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऐसा कर रहे हैं अपन, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू रखी जाएगी फिर बाद में मिनिमम वैल्यू रखी जाएगी, तो जो लिमिट्स आ जाएगी वो मैक्स से मिन जा रही है और आगे एक माइनस साइन भी है, तो उस माइनस को एडजस्ट कर दो तो जो पूरा इंटीग्रल है वो फिर से मिन से मैक्स हो जाएगा, फिर उसको सेट नोटेशन में लिख दो ऐसे। तो यदि चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो इंटीग्रल तो सेम ही आ रहा है। मिन टू मैक्स तुम्हें इंटीग्रेट करना है डेल यू इंटू साई ऑफ यू को, तो उसका मतलब क्या है कि जो यू आई वाला इंटीग्रल था किसी एक रीजन में वो इसके इक्वल हो गया। और जो रेंज है तुम्हारी वो दोनों केस में कैसी है, दोनों केस में तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो मिन टू मैक्स में, तो यदि तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो एक तरीके से ये एक्शन ही हो गया डेल ऑफ यू का जाई ऑफ यू पर विच इज इक्वल टू जाई ऑफ जीरो। तो ये तो केवल एक इंटरवल के लिए आया था, हमें क्या चाहिए, हमें समेशन आई चाहिए, तभी ये पूरा इंटीग्रल मिलेगा ये वाला। तो समेशन आई के लिए, तो जब तुम समेशन आई लोगे तो ये टर्म बन जाएगी, और ये समेशन आई वन मैंने एक्सप्लेन करा यही एन जी होता है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ जी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है शो डेट, क्वेश्चन वन में क्या था, जो जाई था उसके अंदर जी एक्स आ रहा था, क्वेश्चन टू में वो जी एक्स हटाकर मैंने बस एक्स कर दिया है, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो इसको भी तुम फॉर्मूले से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं फॉर्मूले से करके बताऊंगा। और इसमें अजम्पशंस में इसने क्या लिखा है, जी एक्स बिलोंग्स टू सी वन, जी डैश एक्स आई अनइक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स आई, ये पार्ट वन है। तो इस नोटेशन का मतलब क्या है, सी वन लिखने का मतलब है कि जो जी एक्स है वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, या फिर पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और पहला डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी है। सी के ऐसा लिख दूं, इसका क्या मतलब है, केथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूस भी होगा। मतलब कुछ ऐसी बात है। यदि सी इंफिनिटी लिखा है इसका क्या मतलब है कि वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूस है। मतलब इन फंक्शंस को हम स्मूथ भी बोल देते हैं, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स जो साइनोसॉइड्स हो गए, दे आर कॉल्ड स्मूथ फंक्शंस। और सी इंफिनिटी और सब्सक्रिप्ट में से सी लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन है वो स्मूथ तो है ही बट उसमें कॉम्पैक्ट सपोर्ट भी है, मतलब एक तरीके से टेस्ट फंक्शंस हो गए। तो जो तुम्हारे टेस्ट फंक्शन होते हैं वो इस क्लास में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन वन अदरवाइज जीरो। तो वापस आते हैं, उसने अजम्पशन में बोला है कि जी कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो तुम ऐसे देखो कि यदि ये दिया है इसका मतलब थर्ड अजम्पशन दे दिया, जी डैश एक्स आई अनइक्वल टू जीरो मतलब सेकंड अजम्पशन दे दिया, और हम ऐसा मान लेते हैं कि जो जी है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हैं, वो एक पेयर अजम्पशन है। तो इसलिए ये जो इंटीग्रल है इस पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या आ जाएगा, समेशन आई, जो टेस्ट फंक्शन है ये पूरा, इसको मैं फाई ऑफ एक्स बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय मॉड जी डैश एक्स आई। जी डैश एक्स आई मतलब जो डेल के अंदर लिखा था उसका डेरिवेटिव रूट पर, तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई, इसमें पूरी जगह एक्स आई रखोगे तो जी डैश एक्स आई बनेगा मॉड के साथ, तो वो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस ये फाई ऑफ एक्स आई, हेंस प्रूव्ड। इसके अलावा उसने दूसरे पार्ट में क्या बोला है कि अजम्पशन यदि थोड़े से चेंज कर दें, मतलब एक अजम्पशन तो ये ले लिया कि जी एक्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, मतलब जी डैश एग्जिस्ट करता है और जी डैश कंटिन्यूस है। इसके अलावा जी डैश एक्स अनइक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर तो पार्ट वन में हमने बोला था कि केवल रूट्स के आसपास जी डैश एक्स आई अनइक्वल टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सभी एक्स की वैल्यू के लिए ऐसा है, मतलब जी डैश एक्स तुम्हारा कभी जीरो होगा ही नहीं, यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, यदि वो साइन चेंज करेगा तो एक बार उसे जीरो होना पड़ेगा, वो अलाउड नहीं है।
जो जी एक्स का ग्राफ है या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। मतलब जो पार्ट वन में स्ट्रिक्टली मोनोटोनस हो रहा था वो केवल रूट्स के लिए हो रहा था, रूट्स के आसपास वाले रीजन में लोकली हो रहा था, बट यहाँ पर फॉर ऑल एक्स हो रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस हमें सेकेंड पार्ट में दिए गए हैं, जी एक्स का केवल एक ही जीरो आएगा, क्योंकि यदि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनस है फॉर ऑल एक्स तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट कर पाएगा। बट यदि वो कुछ ऐसा है, मान लो e की पावर x ऐसा कुछ दे दिया, तो ये होता तो स्ट्रिक्ट मोनोटोनस है बट एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करता है। तो जो अजम्पशंस हैं उनमें इसे एक और बात लिखनी चाहिए थी कि एटलीस्ट एक रूट है जी का, तो वो हम करेक्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं कि जो जी है वो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है एक। इस तरीके से करेक्ट करने से क्या होगा कि जो e की पावर x वाला एक्सेप्शन आ रहा था वो हट जाएगा। तो यहाँ मतलब जो जी है उसका केवल एक ही रूट आया है। यदि एक ही रूट आया है तो उस रूट को तो मैं जी इनवर्स जीरो लिख सकता हूँ, और मुझे क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तो इसमें भी लग जाएगा, ये रीजन मान लो। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, फॉर्मूले के हिसाब से कोई समेशन आएगा ही नहीं क्योंकि एक ही टर्म आ रही है। तो इसलिए जो इंटीग्रल था वो इक्वल टू आ जाएगा, बस इसी का एक टर्म लिखना है मुझे और एक्स आई की जगह जी इनवर्स जीरो करना है। जाई ऑफ जी इनवर्स ऑफ जीरो, ये आ गया। ये जो आया है ये बस एक क्वेश्चन का आंसर है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये ड्यू टू द कंडीशंस गिवन इन क्वेश्चन टू सेकंड पार्ट ये रिजल्ट आया है। अब अगली प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा फंक्शन देखना है हमें, ईव साइड स्टेप फंक्शन या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसे यू ऑफ एक्स या फिर एच ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो अदरवाइज व्हेन एक्स इज नेगेटिव। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स यू ऑफ एक्स। इसे यूनिट स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस यूनिटी है और तुमने एक तरीके से यहाँ से यहाँ कदम लिया है, मतलब एक स्टेप लिया है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अच्छा, अब कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वन रहती है, मिनिमम वैल्यू जीरो रहती है एक्स नेगेटिव पर, बट जो बीच की वैल्यू रहती है उसको लिटरली एवरेज ले लेते हैं वन और जीरो का, हाफ कर देते हैं। तो ये भी एक कन्वेंशन है, और फिलहाल हम ये वाले को फॉलो करेंगे जिसमें जीरो पर वैल्यू वन आ रही थी। अब जरा इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करते हैं, मतलब मैं डी एच बाई डी एक्स इसकी बात कर रहा हूँ। यू एक्स बोलो या फिर एच एक्स बोलो एक ही चीज़ है। तो डी एच बाई डी एक्स क्या आएगा, जब एक्स पॉजिटिव है तब इसका वैल्यू जीरो होगा, जब एक्स नेगेटिव है तब भी इसका वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट है यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है। बट जब एक्स का वैल्यू जीरो है तब जो डेरिवेटिव है वो डज नॉट एग्जिस्ट। अब यदि तुम इसे कंपेयर करो डेल एक्स के ग्राफ से, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि नेगेटिव पर भी जीरो है, पॉजिटिव पर भी जीरो है। अच्छा, केवल इतना लिखने से तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं ना, तो तुम्हें एरिया के बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि इंटीग्रल डी एच बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। हाँ, तो हमने डी एच बाई डी एक्स निकाला, फिर मैं बता रहा था। अच्छा, तुम केवल इतनी इंफॉर्मेशन से ये नहीं कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल है, तुम्हें एरिया भी चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर जो एरिया है वो वन है, बट ये जो डी एच बाई डी एक्स आया है इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल एच एक्स बोल देता हूँ। इसके अंदर क्या एरिया होगा, तो डेट वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल एच ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो स्मॉल एच है वो है क्या, कैपिटल एच का डेरिवेटिव है, तो यदि तुम स्मॉल एच को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एच ही आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक तरीके से मैं लिमिट ही ले रहा हूँ, तो माइनस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू जीरो है, यहाँ से देख लो, और प्लस इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू वन है। सो दिस इज इक्वल टू वन माइनस जीरो विच इज वन। जो डी एच बाई डी एक्स का ग्राफ आया है वो डेल एक्स जैसा ही दिखता है, और उसके अंदर भी जो एरिया है वो वन है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारा डेल एक्स है डेट इज इक्वल टू डी एच बाय डी एक्स। और अब यदि डेल एक्स का वैल्यू
dh/dx आ गया, तो उसका उल्टा भी सही है कि यदि तुम डेल एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एच आना चाहिए। देखते हैं। तो वंस अगेन जो यूनिट स्टेप फंक्शन था उसका ग्राफ कैसा होता था, और हमने अभी बताया कि डेल एक्स इज इक्वल टू dh/dx। तो जो h होगा उसको तुम इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन डेल एक्स लिख दोगे। बट इतना काफी नहीं है, तुम्हें लिमिट्स भी डालना पड़ेगी। तो लिमिट्स तुम कैसे डालो, जैसे कि मान लिया तुम्हें h(-10) निकालना है, तो इसका वैल्यू 0 होता है, तो इस इंटीग्रल का वैल्यू भी 0 आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब जो तुम्हारी लिमिट है वो अपने आप में ही नेगेटिव हो। मतलब ये x है मान लो, और यदि तुम्हारी जो लिमिट है वही नेगेटिव रही, तो इसके अंदर जो एरिया है वही 0 आ जाएगा। मतलब तुम मान लिया -15 से -10 इंटीग्रेट करवा रहे हो इसको, तो एरिया तो डेल के अंदर 0 ही आ जाएगा ना। तो इसलिए तुम क्या करो, यहाँ लिमिट को -∞ से -10 ले जाओ, यदि तुम्हें h(10) चाहिए तो। यदि तुम्हें h(5) चाहिए तो वो क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो इस केस में मतलब तुम्हें पता है ना डेल का एरिया 1 होता है, तो तुम लिमिट जो है वो -∞ से 5 तक ले जाओ। यदि तुम 5 तक ले गए तो होगा क्या कि ये स्पाइक कवर हो जाएगी, मतलब एरिया 1 आ जाएगा। तो इसलिए जो एच एक्स है उसका वैल्यू होता है -∞ टू एक्स डेल एक्स डी एक्स। मतलब तुम एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के ट्राई कर सकते हो, यही आएगा। अब कोई बोले कि एक्स को मैंने 0 रख दिया, तो उस केस में इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यदि तुम डेल का इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हें नेगेटिव से पॉजिटिव चाहिए होता है। तो इसलिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो क्या करती है, एक्स बराबर 0 पे कहीं कहीं तो वो 1 लिख देती है एच का वैल्यू, और कहीं कहीं हाफ लिख देती है। एग्जाम्पल 1, तुम्हें मान लिया ये निकालना है डेल एक्स इंटू में सम वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्या होगा, यूजिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। या फिर इस एग्जाम्पल के पहले भी यहाँ पर तो मैंने लिमिट लेकर इंटीग्रेट किया था। मान लिया कि तुम्हें सिर्फ डेल एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, वो भी इंडेफिनिट है, तो ये हो क्या जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल प्लस सम लिमिटिंग कांस्टेंट सी। और यहाँ जो डेफिनेट इंटीग्रल में एक्स आ रहा है उसमें बेटर होगा कि हम टी यूज कर लें। तो इसे तुम कैसे करोगे, तुम्हें ग्राफ मालूम है, ग्राफ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, वाई ऑफ 0 इंटू डेल एक्स। क्योंकि यदि x नॉन जीरो है तो वो वैसे भी 0 ही दे रहा है। सो दिस होल थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रल y ऑफ 0 इंटू डेल एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू डेल एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रल और y ऑफ 0 बाहर चला गया। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल मैंने बता दिया, एच एक्स प्लस सी है, तो ये हो जाएगा y ऑफ 0 इंटू एच ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ जो c बन रहा था वो y ऑफ 0 इंटू सी था, तो वो एक अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए मैंने c लिखा है। अच्छा, कोई पूछे ना कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाला कैसे, तो तुम बस इस साइड को डिफरेंशिएट कर दो, डेल एक्स आ जाएगा, बस वैसे ही निकाला है। फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यदि मतलब मैं एग्जाम्पल 1 को ही शिफ्ट कर दूं तो ये बनेगा, इसका वैल्यू क्या है, तो इसको भी तुम वंस अगेन ग्राफ से करो। डेल ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ क्या होता है, ए पर स्पाइक आती है, तो उस हिसाब से वाई एक्स इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ भी यही आ जाएगा। बस फर्क इतना सा है कि इसमें जो एरिया है वो वाई ऑफ ए होता है, तो इसलिए ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू वाई ऑफ ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए। तो वहां से जो इंटीग्रल है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन वाई ऑफ ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। फिर वाई ऑफ ए बाहर चले जाएगा। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा, तो तुम क्या करो, एक्स माइनस ए को टी सब्सटीट्यूट कर दो, तो वो क्या बनेगा, डेल टी डी टी। और फिर इसकी वैल्यू निकालो, एच ऑफ टी प्लस सी आएगी। फिर टी की जगह वापस एक्स माइनस ए रखो, एच ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी, ये बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया,